welcome to Gurmantra Shiksha का ग्रंथ. So guys, hopefully you people are doing good. सब लोग safe हैं. So आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. That is your chapter number 21, Neural Control and Coordination. Right? तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रेन से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है. कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इस कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी की, हमारी ब्रेन की हेल्प करते हैं. राइट. सो हमने ये वर्ड तो पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या है. सो कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या है. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस. ये एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर. क्या मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन का कि हमारी बॉडी के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके, इंटरैक्शन शो करके और कॉम्प्लीमेंटेशन बैठा के एक दूसरे के फंक्शन को आप बोल सकते हैं हेल्प करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस करने में, या फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को. ओके. फंक्शंस ऑफ मसल्स, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercises. Right? So in this chapter, what we are going to discuss, we will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction किस तरीके से होने वाला है across a synapse, and the physiology of reflex action. Reflex action क्या है ये हम लोग अभी कुछ देर बाद देखेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम है क्या. तो न्यूरल सिस्टम में अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम के अंदर आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हो न्यूरॉन. ठीक है. न्यूरॉन क्या काम करते हैं. दे कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है. वहीं अगर हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यूज. ओके. द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वर्टिब्रेट्स के पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. नंबर 1 इज CNS and number 2 is PNS. What are CNS and PNS? CNS is your central nervous system and PNS is your peripheral neural system. CNS की अगर हम लोग बात करते हैं तो CNS के अंदर आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मौजूद होते हैं और CNS is the site of information processing and control. ठीक है. PNS की अगर हम बात करते हैं तो PNS के अंदर आपके पास जितनी भी नर्व्स होंगी बॉडी की जो कि एसोसिएटेड होंगी विद CNS. ठीक है. CNS के अंदर क्या था. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नर्व फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं PNS के तो हमारे पास दो तरीके के नर्व फाइबर्स हैं. नंबर 1 एफरेंट फाइबर्स एंड नंबर 2 इफरेंट फाइबर्स. ओके. सो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स का काम क्या है. एफरेंट फाइबर जो होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू दी CNS. ठीक है. एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं. वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम टिश्यूज, ऑर्गन्स टू दी CNS. जबकि इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम दी CNS से लेके टू दी पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन. ठीक है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंफ्यूजन भी यहां से होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं PNS को हम लोग दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड नंबर 2 ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल्स. ठीक है. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहां से कहां तक इंपल्स लेके जाएगा. CNS से स्केलेटल मसल्स तक. जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होगा वो इंपल्स लेके जाने वाला है फ्रॉम CNS टू द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स. इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट. ठीक है. एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. ओके. Autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system. ठीक है. Visceral nervous system की बात करें तो it is a part of peripheral nervous system जिसके अंदर whole complex of nerves, fibers, ganglia, plexus present होते हैं by which
Impulse travel from central nervous system to the visceral and from the visceral to the central nervous system. Okay? अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया नर्वस सिस्टम के अंदर इस तरीके से नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया हुआ है, नर्वस सिस्टम के अंदर ये पार्ट्स हैं। तो अब कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट भी तो होती होगी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम इज व्हाट? न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, ऑफ न्यूरल सिस्टम। ओके, सो न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन एज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप आप इसे देख सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरॉन के अंदर हम लोग मेजर 3 पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। और सिंपली आप बोल सकते हो एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। वो तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके अंदर काफी सारे आप बोल सकते हो ग्रेन्यूलर बॉडीज, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ओके, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी also contains Nissel's granule and are called dendrites, ठीक है। These fibers transmit impulse towards the cell body. This is very important. Dendrites का काम क्या है कि ये क्या करने वाले हैं? ये ट्रांसमिट करने वाले हैं impulse towards the cell body. सेल बॉडी की तरफ impulse को ट्रांसमिट करने वाले हैं। एक्सॉन क्या है? एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, जिसका डिस्टल एंड कैसा है? ब्रांच्ड है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब, जिसे क्या बोला जा रहा है? सिनेप्टिक नॉब। ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले यहाँ पे जाके आपको ब्रांचिंग दिख रही है, अब ब्रांचिंग के बाद यहाँ पे लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इस लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं सिनेप्टिक लोब। ओके, which possesses synaptic vessels containing the chemicals called the neurotransmitter, और इसी लोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी बेसिस पे हमारे पास एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, या फिर आप बोल सकते हो इनके नंबर के बेसिस के ऊपर हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स के अंदर, ठीक है। न्यूरॉन्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स का नंबर कितना है। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जिसके अंदर एक एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या हैं? जिनके पास एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? दे फाउंड इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर मतलब 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन दी रेटिना ऑफ आई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन, जो कि सेल बॉडी विद 1 एक्सोन ओनली। यहाँ पे किसी भी तरीके की डेंड्राइट्स नहीं पाई जाती और ये पाया जाता है इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, there are 2 type of axon, namely myelinated and non-myelinated, ठीक है। myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells. myelinated nerve fibers जो होते हैं वो किसके थ्रू enveloped होते हैं? with Schwann cells, which forms a myelin sheath around the axon, ठीक है। The gaps between adjacent myelin sheath are known as node of Ranvier, ठीक है। जो गैप होता है बिटवीन 2 माइलिन शीथ उन्हें आप बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। यहां आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये क्या है? नोड ऑफ रेनेवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon, and it is commonly found in autonomous and the somatic neural system. Okay? आपको एक यहाँ पे देख लेना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
ओके, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसे आप बोल रहे हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। और निसल्स ग्रैन्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। फिर शॉन सेल्स हैं, एक्सॉन आपने देख लिया, लॉन्ग चेन है। इसके अलावा एक्सॉन के अंदर लास्ट में जाके ब्रांचिंग, डिस्टल एंड पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। फिर जो ब्रांचिंग होगी वो लोब लाइक स्ट्रक्चर पे जाके रुक जाएगी। उस लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। ठीक है, इस लोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस लोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, कि किस तरीके से जनरेशन और कंडक्शन होने वाला है किसी भी नर्व इम्पल्स का। सो सबसे पहले न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी स्टेट में होती हैं? पोलराइज्ड स्टेट के अंदर होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बहुत सारे टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट हो सके जिससे आयंस की। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की हम लोग बात करेंगे। तो सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस का एंट्री और एग्जिट चलता रहेगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा? वो होने वाला है इन आयन चैनल की वजह से। These ion channels are selectively permeable to the different ions. When a neuron is not conducting any impulse, very important, जब कोई भी न्यूरॉन किसी भी तरीके की इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करा रही, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन है? कंडीशन होने वाली है रेस्टिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होने वाला है? रेस्टिंग स्टेज के अंदर मेम्ब्रेन जो होगी वो ज्यादा परमिएबल होगी पोटेशियम आयंस के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल टू दी सोडियम आयंस, और इम्परमिएबल होने वाली है सोडियम आयंस के लिए। ओके, सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन दी एक्सोप्लाज्म। ओके, एक्सोप्लाज्म क्या है? एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड देखने को मिलने वाला है। ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन। ठीक है, आ गई बात कि एक्सोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो कि एक्सॉन के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके अंदर क्या होने वाला है कि हाई कंसेंट्रेशन होगी पोटेशियम आयंस की एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की, और साइमल्टेनियसली लो कंसेंट्रेशन होने वाली है सोडियम आयंस की। तो इन कंट्रास्ट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। तो एक्सॉन के बाहर वाला जो स्टेट होने वाला है वहां पे पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन कम है, जबकि एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सॉन के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म्स अ कंसेंट्रेटेड ग्रेडियंट। ठीक है, आपको पता है कभी भी ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कब होता है? जब भी दो चीजों के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अभी डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? अभी डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर। तो एक जगह तो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, वो कहाँ है? इनसाइड द एक्सॉन, जबकि एक्सॉन के बाहर पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? एक्सॉन के बाहर। ओके, तो इस वजह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हो जाता है। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump, और इसी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? They will transport 3 sodium outwards and 2 potassium into the cell. Very important question यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां होता है? तो 3 सोडियम का बाहर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि 2 पोटेशियम का सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट डेवलप हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, अब you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. ठीक है, अब क्या होगा? When a stimulus is applied at a site, किसी भी साइट पे मान लो स्टिमुलस आया, क्या होने वाला है? ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसी है? पोलराइज्ड है।
द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। जैसे ही स्टिमुलस मिला, ए साइट जो है वहां पे फ्रीली परमिएबल हो जाएगी वो सोडियम आइंस के लिए। सोडियम आइंस के लिए जैसे ही परमिएबल हुई, इससे क्या होने वाला है, दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट। जैसे ही परमिएबल हुई, रैपिड इन्फ्लक्स होने वाला है, सोडियम आइंस अंदर आने वाले हैं और इससे क्या होगा, पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। दैट इज आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम द नेगेटिवली चार्ज एंड इनर साइड बिकम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक पहले का उल्टा होने लग गया। The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized। जैसे ही polarity बदली, membrane जो site थी, site A थी, वो depolarized हो गई। The electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called the action potential, which is in fact termed as the nerve impulse. At site immediately ahead, the axon, at site B, membrane has a positive side charge। ठीक है, और साइट बी की अगर हम बात करते हैं, साइट ए के साइड में अगर साइट बी है तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ, आउटर सरफेस पे, और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इनर सरफेस पे। एज अ रिजल्ट, करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम द बी साइड टू ए साइड टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो। ठीक है, और इसी वजह से पोलैरिटी जो होगी साइड्स की वो रिवर्स्ड हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो जनरेट कर जाएगा बी साइड पे। ठीक है, thus the impulse action potential generated at site A is arrived at the site B। तो एक A साइड से B साइड तक इस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, the sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted। Okay, the rise in the stimulus induced permeability of sodium is extremely short lived। Very important, ये जो rise था, स्टिमुलस हुआ था, जो इंड्यूस्ड परमेबिलिटी थी किसकी, सोडियम आइंस की, काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आइंस। और इसके तुरंत बाद क्या होता है, परमेबिलिटी बढ़ने लग जाती है किसके लिए, पोटेशियम आइंस के लिए। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, K प्लस डिफ्यूजेस आउटसाइड द membrane and restores the resting potential of the membrane at site, and excitation and fiber become one more responsive for the further stimulation। Okay, so this was all about today's lecture guys। आज हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन ली कि नर्वस सिस्टम क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड इसके अलावा अभी आपने मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे देखा कि कैसे आपके जनरेशन और कंडक्शन होने वाला है नर्व इम्पल्स का। ओके, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also। Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज सिंपली नेहा NEHA, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।